हुआ ही नहीं है। सुबह सुबह उठते हैं, खबर सामने आती है तो लगता है कि जैसे कि ये क्या हो गया। निश्चित तौर पे अजीत पवार की जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है, वो एक जनप्रिय नेता है। पुणे और बारामती के आसपास उनका काफी अच्छा खासा प्रभाव है जनता के बीच में। वो राजनेता कम और वहां की जनता के लिए एक पारिवारिक सदस्य के तौर पे ज्यादा जाने जाते हैं। इसीलिए जनता ने उनको हाथों हाथ लिया है हमेशा और उनके मन मुताबिक उनके साथ हमेशा खड़ी है। बिल्कुल विनय जी, देखिए क्योंकि 1980 का वो दशक जब चाचा शरद पवार के साथ उन्होंने राजनीति सीखी और कैसे उनकी छत्र छाया में वो आए, कदम रखा और लगातार जनता के लिए उन्होंने काम किया और यही वजह है कि जो उनका प्यार था, जो उनके समर्थकों का लगाव था और यही वजह है कि देखिए विनय जी, अजीत पवार को लोग अजीत दा के नाम से पुकारते थे। अभी आपने भी बताया कि बारामती सिर्फ उनके लिए एक राजनीतिक गढ़ नहीं, उनके परिवार के सदस्य थे, वहां के लोग, पूरा परिवार था वो उनका। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अजीत पवार के जो राजनीतिक गुरु हैं उनके चाचा आदरणीय शरद पवार जी ही थे। उन्होंने ही उनको जो है राजनीति के दांव पेच सिखाए और उन्हीं के साथ उन्होंने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया। चूंकि वो एरिया शुगर बेल्ट है, वहाँ पे इससे रिलेटेड जो है राजनीति होती है, तो वहां पर उन्होंने एक समय ऐसा आया जब चाचा भतीजे में आपसी मनमुटाव हुए विचारधारा को लेके, तो उन्होंने एक हद तक अपने चाचा शरद पवार को बैठक पे ढकेल दिया। उनके बीच में दूरियां भी बढ़ी। लेकिन अब वो समय धीरे धीरे, अभी जो पिछले जो चुनाव हुए हैं उनमें दोनों साथ आए थे और करीब करीब ये बात पक्की हो गई थी कि दोनों में आपसी सहमति बन गई थी चाचा भतीजे में कि सुप्रिया जी जो है दिल्ली की राजनीति करेंगे और अजीत पवार जी महाराष्ट्र की राजनीति करेंगे। और दोनों पार्टियां जो अलग अलग हो गई थी, उनको दोनों लोगों ने आपसी सहमति से तय किया था कि अलग रहने का कोई फायदा नहीं है और एक साथ रह के महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करते हैं। लेकिन इसी बीच उनको वो अचानक इस दुनिया को छोड़ के चले गए। निश्चित तौर पे ये परिवार के लिए तो क्षति है ही, लेकिन महाराष्ट्र की जनता के लिए भी बहुत बड़ी क्षति। बिल्कुल बिल्कुल विनय जी, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा चेहरा, बहुत प्रभावशाली चेहरा राजनीति जगत का, क्योंकि देखिए राज्य के 8वें उप मुख्यमंत्री है रहे हैं और अलग अलग सरकारों में वो मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है। अपने समर्थकों के बीच कैसे वो दादा के नाम से पुकारे जाते थे और कैसे अजीत पवार ने जब 1980 के दशक में चाचा शरद की छत्रछाया में राजनीति में कदम रखा, देखिए ये कहा जा रहा था उनके समर्थकों की तरफ से कि कभी उन्होंने कोई शिकायत का मौका नहीं दिया है। जो उनका लगाव है, जो उनका प्रेम है और यही वजह है कि कैसे आज पूरा महाराष्ट्र निशब्द हो गया है, थम सा गया है और सिर्फ आज लोगों की आंखों में आंसू है। लोग मानने को तैयार नहीं है विनय जी कि हमारे बीच नहीं रहे हैं अब अजीत पवार। निश्चित तौर पे प्रिया जी, ऐसी अनुभूति हम सबको तो है ही, लेकिन महाराष्ट्र में भी इस खबर को कोई जल्दी पता नहीं पा रहा है कि अजीत पवार जी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। देखिए, एक चीज है, वो पिछले 13 साल से महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत सक्रिय राजनेता के तौर पे रहे। वो उनके लिए ये कहा जाता था कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी ही रहेंगे। और पिछले 13 साल में उन्होंने 5 बार अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ, वो चाहे पृथ्वीराज चौहान जी हों, देवेंद्र फडणवीस हो, एकनाथ शिंदे हो, उद्धव ठाकरे हो, इन सब के साथ मिलकर उन्होंने करीब 5 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद पर काम किया है। और वो जिस तरीके से सक्रिय राजनीति में सक्रिय थे, जनता के लिए हमेशा काम करते थे। कोविड में भी वो लगातार, उद्धव सरकार में वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो वो कोविड में भी जिस तरीके से महाराष्ट्र में स्प्रेड ज्यादा था कोविड का, लेकिन उसके बावजूद वहां पे उनकी जो सक्रियता थी वो वाकई काबिल तारीफ थी और इसीलिए पब्लिक वहां की उनको बहुत असीमित प्यार देती थी।
बिल्कुल, बिल्कुल विनय जी, लेकिन किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से इस हानि को, इस क्षति को महाराष्ट्र के लिए समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है और यही वजह है कि देखिए तमाम जो राजनीतिक दल हैं, जो उनके समर्थक हैं, कैसे उनकी आंखें आज सिर्फ नम हैं, वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, इस घटना पर यकीन करने को तैयार नहीं है कि वास्तव में ये क्या घटना हुई है। क्योंकि आज के अगर कार्यक्रम की बात करें विनय जी, तो देखिए आज उनके तमाम कार्यक्रम आयोजित थे, 10 बजे से ही उनकी तमाम बैठकें लगी हुई थी। 10 बजे का समय था, 12 बजे का समय था, 3 बजे और 5:30 बजे भी उनकी जनसभाएं और बैठकें लगी हुई थी। तो चुनाव को लेकर कैसे आज वो काफी सक्रियता से आगे बढ़ने वाले थे, लोग उनका इंतजार कर रहे थे आज के कार्यक्रम के लिए वहां पर, लेकिन देखिए कैसे 1 घंटे के अंदर सब कुछ बदल गया, सब चीज का अंत होता हुआ आज नजर आ गया। विनय जी, देखिए निश्चित तौर पर प्रिया जी वो बेहद सक्रिय राजनेता थे। हाँ, और बहुत ही अनुशासित, और उनका जो लाइफस्टाइल था, जो दिन की शुरुआत थी वो अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट होती थी। अक्सर जो रिपोर्टर्स हैं, पत्रकार हैं, जिनके साथ उनकी मीटिंग्स होती थी, तो इंटरव्यू वगैरह शेड्यूल्ड होते थे, वो 7 बजे 6 बजे के आसपास होते थे। वो समय देते थे कि 6 बजे 7 बजे के आसपास उनका दिन स्टार्ट हो जाता था बहुत जल्दी ही। और क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर काफी समय से रहे हैं, तो वहाँ पे अधिकारियों में भी उनके लिए एक छवि थी कि बहुत जल्दी इनका दिन स्टार्ट होता है। बहुत ही अनुशासित नेता थे। एक चीज और है, वो जिस तरीके से सक्रिय राजनीति में थे, उसके लिए तो जो शून्य छोड़ के गए हैं उसकी भरपाई कैसे होगी वो तो कहना मुश्किल है। परिवार में जिस तरीके का शून्य वो छोड़ के गए हैं, जो उनकी अनुपस्थिति को परिवार हमेशा याद करेगा। उसके साथ साथ जो एनडीए सरकार जो महाराष्ट्र की चल रही है, ठीक है वो कंफर्टेबल मेजॉरिटी है, लेकिन वो जो 3 पिलर इस समय थे वहां पर, शिंदे जी, पवार जी और देवेंद्र जी, तो उसमें से एक पिलर और मजबूत थे जिन्होंने हमेशा एनडीए के लिए जो है मौकों की तलाश दी है कि किस तरीके से एनडीए के साथ वो सरकार बनाए। जगह जगह वो चीजें दिखाई पड़ी हैं। तो निश्चित तौर पर ये एनडीए के लिए भी बहुत ज्यादा जो है दुखद घड़ी है और बहुत बड़ी क्षति है। नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री का जो ट्वीट है वो ये बता रहा है कि वाकई उन्होंने अपने एक प्रिय साथी को खो दिया है, और उन्होंने जिस तरीके के संवेदनाएं व्यक्त की हैं, इससे पता चलता है कि उनकी एक व्यक्तिगत जो है हानि हुई। बिल्कुल, बिल्कुल विनय जी, आपको रोकना चाहूंगी यहीं पर, क्योंकि इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, बारामती विमान हादसे की जांच AAIB करेगा। इस वक्त ये बड़ी खबर है, जहां पर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इसकी जांच करेगी। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एविएशन ब्यूरो जो है वो उसकी जांच करेगी और देखिए जल्दी घटनास्थल पर टीम जो है वो पहुंच जाएगी, हादसे की जांच करेगी। किस वजह से यह हादसा हुआ है, क्या कारण थे इसके पीछे के, इसकी जांच अब AAIB को सौंपी गई है और टीम जल्द ही उस घटनास्थल पर पहुंचने वाली। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को इस पूरे हादसे की जांच सौंपी गई है। ये बड़ी खबर है इस बीच, जहां पर देखिए थोड़ी ही देर में ये कहा जा रहा है कि जो टीम है वो पहुंचने वाली है और विमान हादसा जो हुआ है इसकी जांच करेगी टीम। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इस पूरे विमान हादसे की जांच करेगा। क्या कुछ कारण थे इसके पीछे के, क्या कोई टेक्निकल खराबी थी, इंजन में कोई दिक्कत थी, या फिर क्या कुछ वजह है इसके पीछे की। और देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर देखिए शरद पवार बारामती के लिए निकले हैं और ये तस्वीरें देखिए उनका जो काफिला है, जो उनकी गाड़ियां हैं, देखिए वो निकल रही हैं। शरद पवार बारामती के लिए निकली है, उनके साथ में उनकी देखिए पत्नी भी मौजूद है। ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर देखिए शरद पवार बारामती के लिए रवाना हुए हैं। उनका जो काफिला है देखिए निकला हुआ है, ये काफिला उनका, शरद पवार बारामती के लिए निकले हैं, उनके साथ में उनकी पत्नी भी मौजूद है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। और बताना चाहेंगे कि एकनाथ शिंदे का क्या कुछ बयान है इस हादसे को लेकर, क्या कुछ कह रहे हैं वो, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत ही आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ।
ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजीत दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है, उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद है। और अजीत दादा एक स्पष्ट वक्ता के रूप में जाने जाते थे, एक रोक टोक बोलने वाले। देखता हूँ, करता हूँ, ऐसे शब्द उनके डिक्शनरी में नहीं थे। जो होना है वो तुरंत करते थे, जो नहीं होना है उसे साफ ना कहते थे। लेकिन वो कड़े शब्दों में कहते भी, लेकिन मन के बहुत अच्छे थे और इसका अनुभव मैंने लिया है। उनके उप मुख्यमंत्री कार्यकाल में मैंने मंत्री के रूप में काम किया। मैं मुख्यमंत्री था तभी उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। आज देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है, उनमें भी हम दोनों ने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। हम टीम बनकर काम कर रहे थे, महाराष्ट्र को आगे बढ़ा रहे थे। इसमें एक हमारा टीम वर्क था और मेरा काम करने का तरीका जैसे देर रात तक काम करता था। देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं दत्तात्रेय विठोबा के रोते हुए। देखिए वीडियो सामने आई है और लगातार ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये वजह है कि देखिए कितना प्रेम था, कितना उन्होंने जो अपना सम्मान है वो हासिल किया। राजनीतिक जगत को क्षति पहुंची है, कैसे जो उनके समर्थक हैं, कैसे जो उनके चाहने वाले हैं अजीत दा का नाम लेते हुए रोते बिलखते नजर आ रहे हैं और सभी की आंखें देखिए नम है। आज कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। दत्तात्रेय विठोबा की ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो जो सामने आया है, कैसे वो रोते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ भी किसी को वाकई सब निशब्द हैं, आज स्तब्ध हैं। कैसे जो उनके कार्यकर्ता समर्थक की जो भीड़ जुटी हुई है, ये वजह है, ये उदाहरण है इस बात का कि कैसे जो उन्होंने प्यार कमाया है, जो सम्मान कमाया है, ये क्षति कोई भी पूरी नहीं कर सकता। तो वापस विनय तिवारी जी से संपर्क करेंगे। और विनय जी देखिए, ये जो इतनी बड़ी क्षति पहुंची है महाराष्ट्र में, पूरे देश में अजीत पवार के निधन को लेकर, और एकनाथ शिंदे का भी देखिए बयान अभी हम सुन रहे थे। एकनाथ शिंदे जिस तरीके से ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अजीत पवार एक ऐसे नेता थे जो कोई भी डिसीजन लेते थे, अगर उनको नहीं करना है तो वो साफ तौर पर ना कहते थे, अगर लगता था कि ये काम करना चाहिए तो वो हाँ कहते थे, लेकिन उनको ना करने में कोई भी परहेज नहीं थी। वो जरा सा भी नहीं सोचते थे कि नहीं हम कैसे ये काम नहीं करें या कैसे हम लोगों को ना करें, जो गलत है उसको कैसे वो गलत बताते थे और सही को हमेशा सही। जितना कर्मठ और अनुशासित नेता थे उससे कहीं अधिक एक स्पष्टवादी राजनेता थे, जिनके साथ उन्होंने काम किया, पक्ष हो या विपक्ष हो, हर पार्टी में लोग ऐसे थे जो उनको एक स्पष्टवादी राजनेता की तरह जानते थे। वो ज्यादा काम को टालते नहीं थे, ज्यादा टाल मटोल नहीं करते थे, उनको ना कहना भी आता था और उनको डिसीजन लेना भी आता था। वो किसी भी काम को ज्यादा लंबे समय तक टालते नहीं थे। उनका स्पष्ट मानना यह था कि किसी भी काम को अगर होना है तो उस पर एक स्पष्ट जो है कार्रवाई की जाए, और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो उसे तुरंत ना कर दिया जाए। बिल्कुल विनय जी, क्योंकि देखिए एकनाथ शिंदे जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई वो जरा भी सोचते नहीं थे, उनको क्या कुछ डिसीजन लेना है वो तुरंत डिसीजन ले लेते थे हाँ या ना के फैसले को लेकर। और देखिए जब
वो ये कहते हैं कि भाई वो दिल के कितने साफ थे मैं ये बता नहीं सकता, वो दिल के इतने अच्छे थे, इतने साफ थे, इतने ईमानदार थे। और यही वजह है विनय जी की देखिए आज जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, इतने बड़े और दिग्गज नेता कैसे आज रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, निशब्द हैं, स्तब्ध हैं और कुछ भी नहीं कह रहे हैं और सिर्फ उनकी आंखों में आंसू हैं। कैसे जो उनके समर्थक हैं उनकी भारी भीड़ जुटी हुई है और हर एक की आंखें आज नम हैं। विनय जी देखिए, निश्चित तौर पे राजनेताओं के लिए तो ये चीज कही जाती है कि वो अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को जल्दी वो कैमरे के सामने लाने नहीं देते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो चाहे उनके साथ के नेता हों या दूसरी पार्टी के नेता हों, उनको जब ये खबर बताई गई तो उनकी भावनाएं जिस तरीके से कैमरे के सामने दिखाई पड़ी, उससे ये पता चलता है कि वो अपनी पार्टी में तो लोकप्रिय थे ही, जनता के बीच तो लोकप्रिय थे ही, लेकिन और दूसरी पार्टी के जो राजनेता हैं उनके बीच में भी वो कितना लोकप्रिय और कितना जो है अपना मान सम्मान रखते थे, लोग उनको कितनी इज्जत देते थे, कितना तवज्जो देते थे। बिल्कुल विनय जी, देखिए क्योंकि राजनीति में इतना आसान नहीं होता है इतना प्यार कमाना, इतना सम्मान कमाना लोगों के दिलों में, अपने समर्थकों के बीच में, और जो भी आपके दल है, क्योंकि राजनीति में देखा जाता है कि कैसे एक दूसरे पर ही कटाक्ष करते हैं लोग, कैसे उनकी तमाम जो बुराइयां होती हैं, तमाम ऐसे नेता हैं, तमाम ऐसे दल हैं जहां पर देखा जाता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अजीत पवार के लिए लोगों के दिलों में ये प्यार देखना और कैसे जो रोते हुए तस्वीरें देख रहे हैं, ये वाकई आज सबको हैरान कर रही है कि कितना प्यार और कितना सम्मान उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में कमा लिया है। विनय जी प्रिया जी, राजनीति अब जो है एक दूसरे ढंग से की जा रही है और जो राजनेता हैं वो अब नए तरीके से राजनीति कर रहे हैं, जो ट्विटर और सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अजीत पवार जैसे लोग, ये आखिरी पीढ़ी है उन राजनेताओं की जो सोशल मीडिया से दूर जनता के बीच में रहकर राजनीति करना ज्यादा पसंद करते हैं। अब आने वाली पीढ़ियों में ऐसे राजनेता तो देखने को बहुत कम मिलेंगे जो जनता के बीच में जाएं और वहां से राजनीति अपनी स्टार्ट करें, वहां एक्टिव हैं। अब तो देखने में यही लगता है तो किसी भी पार्टी के युवा राजनेता हूं तो सोशल मीडिया, ट्विटर और इन्हीं सब चीजों पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, चापलूसों के बीच घिरे रहते हैं। लेकिन अजीत पवार जी, उनका स्पष्ट मानना था कि वो पक्ष के हों या विरोधी व्यक्ति हों, सबको साथ लेकर करते थे, सबके साथ बात करते थे और समन्वय बनाते थे। बिल्कुल बिल्कुल विनय जी, लेकिन अजीत पवार का ऐसे चले जाना, क्या लगता है महाराष्ट्र की राजनीति को ये कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है? बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा शून्य है। और निश्चित तौर पे जो वहाँ पे सरकार चल रही है प्रदेश की और जो सेंटर में चल रही है एनडीए की, इन दोनों सरकारों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। जिस तरीके से वो चाहे वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हों या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हों, उनके साथ मिलकर वो काम करते थे, वो उनके ना रहने पे ये दोनों लोग और ये दोनों सरकारें उनको मिल करेंगी, उनकी कमियों को जो है हमेशा जो है महसूस करेंगी। और आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन सरकारों में उनके जाने के बाद, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो या सेंटर की सरकार में, उनके शून्य की भरपाई कैसे की जाती है और आगे का कामकाज कैसे किया जाता है। देखिए विनय जी, एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि ये विमान हादसा कैसे हुआ, प्लेन कैसे क्रैश हुआ, इसकी तो जांच होगी तब पता चलेगा। लेकिन सवाल ये भी कहीं ना कहीं उठ रहा है कि क्या ये किसी साजिश के तहत तो नहीं हुआ है? क्या इसका अनुमान लगाना सही है? देखिए, अमूमन जब कोई प्लेन हादसा होता है तो उसकी जांच डीजीसीए और जो संबंधित अधिकारी हैं, उससे रिलेटेड जो विभाग हैं, वो तो करते ही जी। अब सबसे पहली जो जरूरत है वो ब्लैक बॉक्स की है। जितनी जल्दी ब्लैक बॉक्स रिकवर करके उसके डेटा को डिकोड किया जाए, तो विमान में क्या चीजें थी, किस वजह से जो है विमान हादसा हुआ, क्या तकनीकी गड़बड़ियां थी, वो ब्लैक बॉक्स को जब डिकोड किया जाएगा तो शायद उससे कुछ पता चले। हाँ, राजनीति में चूंकि वो इतने कद्दावर नेता थे, एक सक्रिय राजनेता थे, महत्वपूर्ण नेता थे हिंदुस्तान के, महाराष्ट्र के, तो निश्चित तौर पे उनके हादसे को, प्लेन हादसे को इसी तरीके से तो नहीं लिया जाएगा। कुछ उनके पार्टी के तरफ से भी बयान आए हैं और पश्चिम बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी का भी मैं बयान देख रहा था, जिन्होंने मांग की है कि इस प्लेन हादसे की
सीबीआई जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल विनय जी, क्योंकि देखिए जब कोई इतना बड़ा चेहरा होता है, इतना प्रभावशाली चेहरा होता है और देखा जाता है कि वो उसकी राजनीति में क्या कुछ अहमियत है, उसके पद के लिए, उसकी गरिमा के लिए उसका रहना पार्टी में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये दूसरे जो दल है, जो उनके विपक्षी दल है, उनको कितनी बड़ी चोट पहुंचा सकता है, मुश्किल उनके लिए खड़ी कर सकता है, उनके रास्ते में कैसे बहुत चैलेंजेस खड़े कर सकता है। तो ऐसे में राजनीतिक के तौर पर अगर देखा जाए विनय जी, तो ये सारे कयास लगाना, ऐसे अनुमान लगाना, क्या इनको सही ठहराया जा सकता है? क्या इस दिशा में भी जांच जरूरी है? देखिए, वो आम इंसान तो है नहीं और शक्तिशाली नेता थे जी रहने से न रहने से किससे लाभ और किससे नुकसान होगा, ये सब चीजें तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से उनकी पार्टी के अंदर और दूसरे विपक्षी नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं और सरकार भी इस पे फूंक फूंक के कदम आगे बढ़ रही है, निश्चित तौर पे क्या हकीकत थी, किस वजह से विमान हादसा हुआ, अगर तकनीकी खराबी थी तो क्या तकनीकी खराबी थी। ऐसा तो नहीं कि विमान में कोई पक्षी टकराया हो लैंड करते वक्त, क्योंकि विमान ने 8:10 पे टेक ऑफ किया है मुंबई से और वो करीब 30 मिनट तक हवा में रहा है और 8:45 के आसपास उसको लैंड करना था। और लैंडिंग के समय अचानक वो विमान बहुत तेजी से नीचे आया और जमीन से जैसे जिस था उसको वो टकराया, उसमें ब्लास्ट होने शुरू हो गए। तो ये कहना कि कोई पहले से कुछ ऐसा कुछ रहा हो तो इसकी आशंका तो नहीं लग रही है। नहीं तो जब विमान एयर में था तो शायद किसी से या पायलट की कोई बातचीत होती। ये चीजें जो हुई हैं वो अचानक हुई हैं। लेकिन विनय जी अगर बात करें विमान हादसों की, तो उस पर एक बहुत बड़ी जांच होना, इस पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखा जा रहा है कि भारत में जितने भी बड़े विमान हादसे हैं वो देखे गए हैं, चाहे वो अभी हाल ही का विमान हादसा हो अहमदाबाद में जो हुआ, उसमें भी देखा गया कितनी बड़ी क्षति पहुंची और ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह गया। उसकी जांच भी देखिए अभी तक वो भी सामने नहीं आ पाया कि वो हादसा किस लिए हुआ, क्या कुछ तकनीकी खराबी थी, किसकी गलती थी, उस पर भी खूब राजनीति देखी गई। लेकिन लगातार ये जो विमान हादसे होते जा रहे हैं, इसमें भी देखिए तमाम बड़े चेहरे, जो तमाम प्रभावशाली चेहरे हैं, जो दिग्गज हैं, उनको हम खो दे रहे हैं। देखिए, जहां तक इस विमान की अगर बात की जाए तो ये बेहद पावरफुल और एक अच्छा विमान था। 2 इंजन वाला ये विमान, जिसकी मैक्सिमम जो ऊंचाई है वो 51,000 फीट तक ये फ्लाई कर सकता था। इसकी टॉप स्पीड करीब करीब 800 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास थी। बेहद सुरक्षित विमान था ये। अब किन कमियों की वजह से इसमें कुछ गड़बड़ियां, तकनीकी गड़बड़ियां जैसा आशंका किया जा रहा वो आई, ये तो जांच का विषय है ही। और जितनी जल्दी ब्लैक बॉक्स उसका रिकवर होकर उसके डेटा को डिकोड किया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन विनय जी देखिए अब ये साफ हो गया है कि AAIB जो है वो इस पूरे जांच करेगी, इसकी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो की है वो जांच करेगी इस विमान हादसे की, क्या कुछ तकनीकी खराबी रही है या फिर कुछ और वजह है इस विमान हादसे के पीछे की। इस पूरी जो जांच को है वो सौंप दी गई है और कहा जा रहा है कि कुछ ही देर बाद जो टीम है वो मौके पर पहुंचेगी और जो जांच प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाएगा। विनय जी, निश्चित तौर पे जो DGCA है या संबंधित डिपार्टमेंट है वो हरकत में तो आ ही गए हैं। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए बड़ी महत्वपूर्ण ये घटना है। अजीत पवार जो हमारे बीच में नहीं है, तो जांच में तो कोई कोताही नहीं रखेगी। बिल्कुल देखिए, लेकिन विनय जी देखिए ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर जो इसकी जवाबदेही है वो किसकी बनती है, क्योंकि तमाम जो बड़े हादसे हुए हैं और तमाम बड़े चेहरे जो खो देते हैं हम, इसकी जवाबदेही किसकी, क्योंकि जांच करने की बात कही जाती है। जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन ये तब जब हमें इस हादसे का असली कारण पता चलेगा कि किस वजह से जो है ये विमान हादसा हुआ है। एक बार जब विमान हादसे के सही कारण पता चल जाएंगे तब वहां पे पता चल जाएगा कि हाँ ये किन वजहों से, किन की कमियों की वजह से, किस लापरवाही की वजह से ये विमान हादसा हुआ है। उसके ऊपर फिर तब वो एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद ये आज का दिन
हिंदुस्तान के लिए, महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन है। बिल्कुल। हिंदुस्तान ने, महाराष्ट्र में अपने एक महत्वपूर्ण और एक कद्दावर नेता को खो दिया है, जिसकी बिल्कुल भरपाई विनय जी, आने वाले क्योंकि समय में महाराष्ट्र कभी के नहीं लिए की जाएगी। वाकई ये एक ब्लैक डे साबित हो गया है, काला दिन साबित हो गया है। और देखिए, चाहे वो एकनाथ शिंदे का बयान हमने सुना, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि आज जो क्षति पहुंची है राजनीति में और पूरे महाराष्ट्र के लिए, ये इतिहास में दर्ज हो गया और महाराष्ट्र के लिए आज का दिन ब्लैक डे साबित हो गया। निश्चित तौर पे, और जिस तरीके से लोग वहां पे रवाना हो रहे हैं, जिस समय ये हादसा हुआ है, यहाँ पे बजट सत्र शुरू होने जा रहा था, तो पार्टी के जो सांसद हैं, जो बड़े नेता हैं, वो दिल्ली में थे। वो अपने कार्यक्रमों को छोड़कर जिस तरीके से यहाँ से निकल के महाराष्ट्र जा रहे हैं, खबर ये भी है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो एकनाथ शिंदे जी हैं, चीफ मिनिस्टर देवेंद्र जी, वो सब लोग घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। शरद पवार जी हों, सुप्रिया सुले जी हों, बहुत सारे पार्टी, अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं, वो घटनास्थल के लिए रवाना हुए हैं। ये चीजें बताती हैं कि कहीं ना कहीं अजीत पवार जी सबके मन में किस तरीके से बसे हुए। ठीक है विनय जी, बहुत